नमस्कार। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एन के सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 20 अक्टूबर से आईएएस का बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। उसी कड़ी में डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसको आज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अभी तक हमने ये कवर किया कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं, और उसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की जो क्रिया होती है इसे पाचन कहा जाता है। लेकिन पाचन की ये जो प्रक्रिया पूर्ण होती है इसके लिए एंजाइम तथा जल का होना अनिवार्य है। इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सामान्य अवस्था में दो प्रकार के एंजाइमों के बारे में हमने चर्चा किया था। पहले एंजाइम के रूप में हमने टाइलिन के बारे में पढ़ा कि टाइलिन जो है यह स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में, और माल्टोज एक प्रकार का यह डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वाद में मीठा होता है। और इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम लाइसोजाइम था, इस लाइसोजाइम का सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके पश्चात आज जो है आगे बढ़ेंगे हम। बक्कल कैविटी के अंतर्गत हमने बताया था, यानी कि मुख गुहा के अंतर्गत बताया था कि ये एंजाइमों की सहायता से पाचन हो रहा था। लेकिन इस बक्कल कैविटी में या इस मुख गुहा में रासायनिक पाचन अर्थात एंजाइम के पाचन के साथ ही साथ कुछ यांत्रिक पाचन भी होते हैं। कुछ यांत्रिक पाचन भी किया जाता है इस मुख गुहा में। यांत्रिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका इस मुख गुहा में दो चीजें भाग लेती हैं। पहला होता है दांत और दूसरा होता है जिह्वा। यानी कि हमारे जो टीथ होते हैं और हमारे जो टंग होते हैं ये भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायता करते हैं इस मुख गुहा के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किस प्रकार से दांत और जिह्वा इस मुख गुहा के अंतर्गत जो है या पाचन करने की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। और साथ में हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जिह्वा इस मुख गुहा में पाचन में सहायता करता है, दांत की क्या विशेषता होती है, जिह्वा की क्या विशेषता होती है, इन पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि दांत किस तरीके से पाचन करता है या मनुष्य के दांतों की क्या विशेषता होती है। तो पहली चीज तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि दांत की अगर मैं संरचना की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से मानव दांत जो है दिखाई देता है। ये जो इसकी दांत की मैं एनाटॉमी यानी कि टूथ की एनाटॉमी के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। दांत की ये जो सबसे बाहरी चमकदार परत होती है, जो बाहरी चमकदार सफेद परत होती है, इसे कहा जाता है इनेमल। यानी कि अगर किसी दांत की मैं संरचना जो है सिंपल डायग्राम में बनाऊं तो इसका जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल के नाम से जानते हैं। इनेमल के पश्चात अगर हम बात करें जो इसकी दूसरी संरचना होती है, इस दूसरी संरचना को कहा जाता है डेंटाइन। इस दूसरी संरचना को कहा जाता है, ये जो दांत की जो दूसरी संरचना है इसे कहा जाता है डेंटाइन। और तीसरी जो संरचना होती है यहाँ पे दांत में आप देख सकते हैं, जो तीसरी संरचना होती है इसे कहा जाता है पल्प। इसको कहा जाता है पल्प। इस डेंटाइन के अंदर क्या भरा होता है, आपका पल्प भरा होता है, या इसे पल्प कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जो दांत के अंदर समाहित होती हैं, पाई जाती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं इनको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो दांत का सबसे बाहरी परत होता है जिसे हम इनेमल कह रहे हैं, इस इनेमल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इनेमल मानव के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो भाग होता है उसका नाम क्या है, इनेमल कहा जाता है। इनेमल जो होता है, हमने बताया कि इस दांत का जो बाहरी चमकदार परत हमको दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे इनेमल कहा जाता है। तो कठोरतम होने के बावजूद भी यह कैसे कैविटी यानी कि जो हम बोलते हैं कि कैविटी रोग हो गया है दांतों को, अभी उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, कैसे एक कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पश्चात ये जो दूसरी परत है इसको डेंटाइन कहा जाता है। इसको डेंटाइन कहा जाता है और डेंटाइन जो है यह कैल्शियम का बना होता है।
ये कैल्शियम का बना होता है। बेसिकली एक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के जो लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके द्वारा यह डेंटाइन निर्मित होता है। और डेंटाइन के नीचे जो है ये पाया जाता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेंटाइन और आपका इनेमल, इन दोनों में नर्व्स नहीं पाई जाती हैं, इन दोनों में तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तंत्रिकाओं की अनुपस्थिति के कारण जब तक इस इनेमल को क्षति पहुंचेगी या जब इस डेंटाइन को क्षति पहुंचेगी तब तक हमें दर्द का कोई भी अनुभव नहीं होता है। अनुभव इस वजह से नहीं होता है क्योंकि जो सेंसेशन होता है, जो संवेदनशीलता होता है, चाहे वह दर्द का हो, चाहे भूख का हो, चाहे प्यास हो, ये सारी जो सेंसेशन, ये जो सारी जो संवेदनाएं होती हैं, ये तंत्रिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। तो सेंसेशन का मतलब या संवेदना का मतलब यह हुआ कि जब तक इनेमल या डेंटाइन को क्षतिग्रस्त होता है तब तक हमको दर्द का अनुभव इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यहां दोनों पे तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, इन दोनों स्थानों पे नर्व्स नहीं पाए जाते। लेकिन जैसे ही यह पल्प कैविटी के संपर्क में कोई भी बाहरी वातावरण का कोई भी, जैसे जल या भोजन के अणु, कुछ भी अगर इस पल्प कैविटी के संपर्क में आता है तो हमको तुरंत दर्द का अनुभव होने लगता है। दर्द का अनुभव इस वजह से होता है क्योंकि इस पल्प कैविटी में पाया जाता है नर्व्स, यानी कि तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या होता है, हमको दर्द का अनुभूति होती है। जब व्यक्ति को कैविटी नामक रोग होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कैविटी नामक रोग में पहले क्या होता है, जो गंदगी होती है ये इस इनेमल को क्या करती है, क्षतिग्रस्त करती है। यहां पे जब संक्रमण हो जाता है इस इनेमल को क्षतिग्रस्त कर देती है। इनेमल जब तक क्षतिग्रस्त होगा व्यक्ति को दर्द नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके पश्चात जो है दूसरा भाग को क्षतिग्रस्त करेगा, यानी कि डेंटाइन को भी क्षतिग्रस्त कर देगा, लेकिन फिर भी जो है हमको दर्द का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह पल्प कैविटी के संपर्क में आएगा, ठीक है, ये किसके संपर्क में आ गया, मान लीजिए पल्प कैविटी के संपर्क में आ गया। मान लीजिए हमने कहा कि यहां से ये हिस्सा हट जाए, यहां से ये हिस्सा हट जाए, उसके पश्चात क्या होगा, बाहरी वातावरण जो जल है और भोजन जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे इस पल्प कैविटी के संपर्क में आने लगेगा। और जैसे ही पल्प कैविटी के संपर्क में आएगा व्यक्ति को दर्द का अनुभव होने लगेगा। तो उसके पश्चात जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करता है, उसे कहा जाता है आरसीटी, उसे कहा जाता है आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इस पद्धति को जिसके द्वारा इस कैविटी को समाप्त किया जाता है। कैसे समाप्त किया जाएगा, जो आरसीटी पद्धति की तहत जो है यहाँ पे कुछ कैल्शियम के जो होते हैं, कैल्शियम के जो लवण होते हैं इसमें जो है भर दिया जाता है। और जैसे ही हम इसको भरते हैं उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात बाहरी वातावरण से जो जल है या भोजन है वह पल्प कैविटी के संपर्क उसका टूट जाता है और व्यक्ति जो है दर्द से क्या होता है, वह दर्द से निजात पा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कैविटी का कॉन्सेप्ट और आरसीटी कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने समझा। हमने बताया, फिर से मैं आपको रिकैप करा दूं, हमने बताया दांत के अंदर जो है 3 महत्वपूर्ण संरचनाओं को आप याद रखेंगे। इनेमल जो सबसे बाहरी चमकदार भाग होता है और हमने बताया कि ये शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है। डेंटाइन के बारे में हमने आपको बताया कि यह कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और पल्प कैविटी जिसके अंतर्गत पाई जाती है तंत्रिकाएं, और इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से संवेदनाएं अर्थात दर्द का व्यक्ति को अनुभव होता है। और जब इस पल्प कैविटी के संपर्क में वायु, जल या भोजन का कोई भी कण आता है तो व्यक्ति को दर्द का अनुभव होता है और इसके उपचार के लिए आरसीटी पद्धति यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो मनुष्य के दांतों की जो है मुख्यतः 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि मनुष्य के दांत जो है वह एक गड्ढे नुमा, जबड़े नुमा संरचना में क्या होते हैं, धसे होते हैं। इसी वजह से मनुष्य के दांतों को गर्त दंती कहा जाता है। गर्त दंती का मतलब है कि वह गर्त में क्या होते हैं, वो धसे होते हैं। इसके पश्चात अगर मैं दूसरी बात करूं तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं।
पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। इसी वजह से मनुष्य के दांतों की जो विशेषताएं होती हैं उसको हम कहते हैं कि यह मनुष्य जो है एक प्रकार का द्विबार दंती प्राणी होता है, यानी कि मनुष्य के जो दांत हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें मनुष्य के दांत की तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो मनुष्य का जो दांत होता है वह विषम दंती होता है। विषम दंती का मतलब यह होता है कि मनुष्य के सभी दांत समान नहीं होते हैं, एक समान संरचना में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि मनुष्य के जो दांत हैं वह विषम दंती प्रकार के होते हैं। तो दांत की जो विशेषता होती है, ह्यूमन टीथ की जो विशेषता होती है, पहला हमने आपको बताया कि मनुष्य जो है एक प्रकार का गर्त दंती प्राणी होता है, क्योंकि इसके दांत जो हैं वो गर्त में स्थित होते हैं, गड्ढेनुमा संरचना में। इसके बाद हमने बताया कि मनुष्य द्विबार दंती प्राणी होता है, यानी कि मनुष्य के दांत पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। और तीसरी बात हमने बताया कि मनुष्य एक विषम दंती प्राणी होता है, और विषम दंती का मतलब यह है कि मनुष्य के जो दांत हैं वो एक समान नहीं पाए जाते हैं। अब यहां पे 2 सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें कि मनुष्य एक द्विबार दंती प्राणी है तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य के पूरे जो जीवन काल होता है उसमें 2 बार दांत निकलते हैं। एक दांत को हम कहते हैं दूध के दांत, जो कि एक 14 या 15 अवस्था तक आते आते सारे दांत क्या होते हैं वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात 2 दांत आते हैं, उनको हम अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उसके पश्चात जो है अगर कोई दांत टूटेगा, हटेगा, फिर आपको सोने के दांत ही लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि पुनः जो है दांत जो है नहीं आने वाला है। तो दांत मनुष्य में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक अस्थाई दांत होता है, एक अस्थाई दांत होता है। अस्थाई दांत ऐसे दांत होते हैं जो पूरे जीवन काल में केवल 1 बार उगते हैं, और अस्थाई दांत ऐसे दांत होते हैं जो पूरे जीवन काल में 2 बार उगते हैं, जिनको हम दूध के दांत के नाम से भी जाने जा सकते हैं, कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है द्विबार दंती मनुष्य प्राणी तो होता है, लेकिन मनुष्य के कुछ ऐसे दांत होते हैं जो पूरे जीवन काल में केवल 1 बार निकलते हैं। मनुष्य के सारे दांत जो हैं पूरे जीवन काल में जो है नहीं निकलते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य द्विबार दंती प्राणी तो होता है, लेकिन मनुष्य के सारे दांत जो हैं वे 2 बार नहीं निकलते हैं, यानी कि कुछ दांत जो है वह 2 बार निकलते हैं, और कुछ दांत जो है वह केवल और केवल पूरे जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं? 1 बार। कौन कौन से 2 दांत होते हैं और उनकी संख्या क्या होती है, अभी इस पे समझने का प्रयास करते हैं। विषम दंती का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया कि मनुष्य की जो दांतों की संरचना होती है वे अलग अलग प्रकार की होती है। कोई दांत नुकीला होता है, कोई दांत चिपटा होता है, कुछ दांत चौड़े प्रकार के होते हैं। तो दांतों की जो विशेषता संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसी वजह से मनुष्य को विषम दंती प्राणी कहा जाता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और कौन कौन सी विशेषता जो कितने प्रकार के जो है विषम दंती होते हैं, कितने अस्थायी होते हैं। इन सारी चीजों को जो है आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ध्यान से मेरी बातें समझने का प्रयास करिएगा। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले प्रकार के दांत को कहा जाता है कृंतक। पहले प्रकार के दांत को कहा जाता है कृंतक। कृंतक को ही कहा जाता है इंसीजर्स। इंसीजर्स। दूसरे जो दांत होता है उसको कहा जाता है रदनक। रदनक, जिसको हम कह सकते हैं केनाइन। केनाइन। तीसरा जो दांत होता है उसे कहा जाता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, या जिसको कहा जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर। और चौथे प्रकार के दांतों को कहा जाता है चवर्णक, यानी कि इसे कहा जाता है आपका मोलर। इसे कहा जाता है मोलर। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। पहले प्रकार के दांत को कहा जाता है इंसीजर, दूसरे प्रकार के दांत को कहा जाता है रदनक, तीसरे प्रकार के दांत को कहा जाता है अग्रचवर्णक, और चौथे प्रकार के दांत को कहा जाता है चवर्णक। यानी कि 4 प्रकार के दांत हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और क्या? मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हैं। इसी वजह से मनुष्य को विषम दंती प्राणी के नाम से जाना जाता है।
और अगर मैं संख्या की बात करूं कि इनकी संख्या क्या होती है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और ये मनुष्य में कहां कहां पाए जाते हैं इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इंसीजर की, अगर मैं बात करूं इंसीजर की, तो यहां पे आप देख सकते हैं मनुष्य के ये ऊपर के जबड़े का फिगर है। तो मनुष्य में आप ये देख सकते हैं यहां का, यानी कि जो बाहर का जो आप स्माइलिंग टीथ जो होता है, जब आप हंसते हैं तो आगे के जो दांत दिखाई देते हैं, आगे के जो दांत दिखाई देते हैं, दो चौड़े दांत दिखाई देते हैं, उनको इंसीजर कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? इंसीजर कहा जाता है। तो पहले मैं दांत की संरचना बता दूं, ये आगे के जो दो दांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर के पश्चात अगर मैं बात करूं, इंसीजर के पश्चात अगर मैं बात करूं, तो इधर जो है एक नुकीला दांत पाया जाता है और इधर एक नुकीला दांत पाया जाता है, और इसे कहा जाता है बेसिकली क्या? इसे कहा जाता है केनाइन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? केनाइन। तो समझते हैं दांतों की विशेषताओं के बारे में, ध्यान समझिएगा। इस फिगर को अगर हम देखें, इस फिगर को अगर हम देखें, तो हमने कहा है कि अगर इंसीजर की बात करें, इंसीजर की बात करें, तो ये आप ऊपर के जबड़े का फिगर देख रहे हैं। तो ऊपर के जबड़े में अगर मैं दांतों की संख्या की बात करूं या इंसीजर का संरचना की बात करूं, तो आगे से आप देख सकते हैं ये जो चार दांत होते हैं, ये आगे के जो चार दांत होते हैं जिनको हम स्माइलिंग टीथ के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उस समय जो दांत दिखाई देता है उसे कहा जाता है इंसीजर, उसे कहा जाता है इंसीजर, या इसे कहा जाता है क्विंटम। फिर समझिएगा, इस इंसीजर के पश्चात जो है, इस इंसीजर के पश्चात आप समझ सकते हैं यहां पे एक नुकीला दांत पाया जाता है, फिर यहां पे एक नुकीला दांत पाया जाता है। इन दोनों नुकीले दांतों को क्या कहा जाता है? केनाइन। क्या बोलते हैं इसको? केनाइन कहा जाता है। और इसके पश्चात अगर मैं प्रीमोलर की बात करूं, प्रीमोलर की बात करूं, तो आप समझ सकते हैं इस आपके केनाइन के पश्चात जो ये दो दांत पाए जाते हैं इधर भी, और दो दांत इधर जो पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है प्रीमोलर। और मोलर के पश्चात जो लास्ट के तीन दांत पाए जाते हैं इधर, और तीन दांत जो पाए जाते हैं इधर, इसे कहा जाता है मोलर। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है मोलर, या इसे कहा जाएगा पश्च चवर्णक। तो अगर मैं संख्या की बात करूं ऊपर वाले जबड़े में, अगर मैं संख्या की बात करूं ऊपर वाले जबड़े में, या फिर अगर मैं बात करूं इनके एक जबड़े की एक तरफ की बात करें, तो केवल अगर एक तरफ की बात करें, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर मैं केवल एक तरफ हिस्से की बात करूं, इधर के हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इंसीजर की संख्या कितनी है? तो इंसीजर की संख्या निकल के आ जाएगी 2। अगर 2 ऊपर होगा तो 2 कितना होगा आपका? नीचे भी होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं केनाइन की बात करूंगा, तो केनाइन क्या होगा? एक ऊपर पाया जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा? एक नीचे पाया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है आपकी? 2। 2 अगर ऊपर वाले जबड़े में है तो 2 क्या हो जाएगा? नीचे वाले जबड़े में। इसके पश्चात अगर मैं मोलर की बात करूं, तो मोलर की संख्या हमने बताया लास्ट में कितनी होती है? 3। तो 3 ऊपर हो जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा? नीचे। तो यहां पे अगर मैं टोटल दांतों की संख्या की बात करूं एक वयस्क मनुष्य में, तो आप ये पाएंगे, देखेंगे कि 2 1 3 3 2 5 और 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 जो है ये एक तरफ का हिस्सा हमने काउंट किया है, एक तरफ का हिस्सा काउंट किया है। अगर दूसरे तरफ के हिस्से को हम काउंट करेंगे तो हम इसमें कर देंगे 2 का गुणा। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे भी करेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे, और टोटल दांतों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 32। कितना निकल के आ जाएगी? 32। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि जो मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, ऊपर के जबड़े के आधे हिस्से में इंसीजर की संख्या 2 होती है, केनाइन की संख्या 1 होती है, प्रीमोलर की संख्या 2 होती है, और मोलर की संख्या कितनी होती है? मोलर की संख्या 3 होती है। ये एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है, एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। लेकिन अगर मैं 5 वर्ष से कम बच्चे के दंत सूत्र की बात करूं, 5 वर्ष से कम बच्चे के दंत सूत्र की बात करूं, तो डेंटल फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाती है। और क्या चेंजमेंट आता है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वहीं से ये निकल कर सामने आ जाएगा कि मनुष्य में कितने अस्थायी दांत होते हैं और मनुष्य में कितने अस्थायी दांत होते हैं। दोनों चीजें जो हैं आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अगर मैं 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र की बात करूं, तो उसमें इंसीजर की जो संख्या होती है वह वयस्कों के दांतों की समान होती है, यानी कि इसमें भी आपका 2/2 पाया जाएगा।
केनाइन की भी संख्या आपकी समान पाई जाती है, लेकिन प्रीमोलर की जो संख्या होती है वह नहीं पाई जाती, यानी कि प्रीमोलर 5 वर्ष से कम बच्चे में नहीं पाया जाता है। और अगर मैं मोलर की बात करूंगा तो मोलर में एक संख्या घट जाती है, यानी कि 2 बटा हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 बटा 2। तो यहां पे आप देखेंगे 2 1 3 और 3 2 कितना हो गया? 5। तो 5 एक तरफ का है तो दोनों तरफ का अगर हम जोड़ेंगे तो 10। ठीक उसी प्रकार से हम इधर भी नीचे वाले जबड़े में देखेंगे तो 10 टोटल कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। तो 5 वर्ष से कम बच्चे के दंत सूत्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 20। और अगर वयस्कों के दांतों की संख्या की बात करें तो उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? उसमें दांत पाए जाते हैं 32। कितने दांत पाए जाते हैं? 32। तो यहां से एक पॉइंट आप आउट कर सकते हैं, वो ये है कि इसमें से ये 20 दांत जो हैं, ये जो बच्चे में पाए जा रहे हैं, यही पूरे जीवन काल में कितनी बार उगते हैं? ये 2 बार उगते हैं। और बच कितना रहा है आपका? अगर 32 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 12। तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं, और ऐसे दांतों को हम कहते हैं अस्थाई दांत। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। और अगर क्वेश्चन आपका पूछे कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थाई इस वजह से है क्योंकि ये पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, और ये अस्थाई इस वजह से हैं, ये परमानेंट इस वजह से हैं जो कि पूरे जीवन काल में ये केवल और केवल एक बार निकलते हैं। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर यह पूछे आपसे कि कौन से अस्थाई दांत होते हैं तो यहां से भी आप बता सकते हैं, या कौन से दांत जो है वह वयस्कों में आपके अल्प वयस्क बच्चों में नहीं पाया जाता, तो आप यहां पे बता सकते हैं कि प्री मोलर में नहीं पाया जाता, मोलर में इनकी संख्या एक कम हो जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि ये जो इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर मैं कृंतक दांतों की विशेषताओं की चर्चा करूं तो कृंतक दांत जो होते हैं, याद रखिएगा, ये शाकाहारियों में ज्यादा विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जितने भी प्रकार के शाकाहारी जंतु होंगे उनमें कृंतक दांत या इंसीजर दांत जो है यह विकसित अवस्था में पाया जाएगा। और ये आगे के चौड़े दांत होते हैं। कभी जो है चौपाया जो जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, अगर उनके अंदर पूछा जाए कि ये कौन से दांत होते हैं उनके अंदर, तो आप ये बता सकते हैं आसानी से, चूंकि वो क्या है? शाकाहारी हैं, इस वजह से वहां पे कौन सा दांत होगा? वहां पे इंसीजर यानी कि कृंतक दांत होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत हैं वे किस प्रकार के दांत होते हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा? कि कृंतक दांत। क्यों? क्योंकि हाथी एक प्रकार का कैसा है? यह एक शाकाहारी जानवर होता है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि चूहे के जो दांत होते हैं वे किस प्रकार के दांत होते हैं, तब भी आप आंसर क्या लगाएंगे? कृंतक दांत लगाएंगे। याद रखिएगा, चूहों के दांतों की यह विशेषता होती है कि चूहे के दांत पूरे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। यही कारण होता है कि जब हम कोई बहुमूल्य वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो वह उनको कुतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर वह नहीं उसको कुतरेंगे तो उसके दांत क्या हो जाएंगे? बढ़ने लगेंगे। और जब दांत बढ़ने लगेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि उनका जबड़ा क्या हो जाएगा? खुद ब खुद बंद हो जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चूहे को एक बोतल में बंद करके रख दीजिए और सारा पोषण उसको दे दीजिए, लेकिन अगर उसको कुतरने को न मिले तो लगभग 10 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने बताया कि चूहे में कृंतक दांत जो है हमेशा क्या रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जितने भी शाकाहारी आपके जंतु होते हैं उनमें कृंतक दांत विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। आप यहां से याद रख सकते हैं, हाथी के बाहर निकले हुए दांत या चूहे के जो दांत होते हैं वे कृंतक दांतों के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं।
इसके पश्चात मनुष्य में बात करेंगे तो हमने कहा है कि अगर आधे जबड़े की बात करें तो आपके दो दांत क्या होते हैं, कृंतक दांत पाए जाते हैं। इधर के तो इधर के कितने हो जाएंगे, दो, तो टोटल कितनी हो जाएंगी संख्या इनकी, चार। अगर मैं बात करूं रदनक की यानी कि केनाइन की बात करूं तो केनाइन दांत जो है ये मांसाहारियों में ज्यादा विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। कोई भी मांसाहारी जीव है तो उसमें रदनक दांत ज्यादा विकसित अवस्था में पाया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे आप शेर को कभी डिस्कवरी में खाते हुए देखिए मांस को, तो आप ये देखेंगे कि उसके जो नुकीले दांत होते हैं वे ज्यादा लंबे अवस्था में पाए जाते हैं, ज्यादा वह उनका जो विकास है वह सर्वाधिक होता है अगर सारे दांतों की बात करें तो। ऐसा इस वजह से है क्योंकि वह मांसाहारी जीव होता है, या फिर जब कोई व्यक्ति ही मांस भक्षण करता है तो आप क्या करते हैं, मांस को केनाइन के पास यानी कि रदनक के पास ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मांस को चीरने फाड़ने का जो कार्य है वो कौन करता है, रदनक करता है। इसी वजह से जो है हम जब कोई मांस खाते हैं या फिर जो है हम कोई नुकीला चीज जैसे कि हम गन्ना, ठीक है, गन्ने का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, केनाइन के पास लेके जाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो चीजों को चीरने और फाड़ने का जो वस्तुओं का कार्य है वह कौन करता है, वह रदनक करेगा। ठीक है, तो मांसाहारियों में ये क्या होगा, ज्यादा विस्तृत अवस्था में पाया जाता है। अगर इसके बाद मैं बात करूं अग्र चवर्णक की बात करूं तो अग्र चवर्णक और इसके बाद है पश्च चवर्णक। तो पश्च चवर्णक और अग्र चवर्णक जो है इन दोनों का एक ही कार्य है कि यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जब भोजन आपका कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो उस भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है, अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्च चवर्णक जो है या जो आपका जिसको हम चवर्णक बोलते हैं या मोलर कहते हैं, उस मोलर का जो हमने कहा कि इनकी संख्या लास्ट में कितनी होती है, 3 पाई जाती है। तो ये जो सबसे आखिरी का पश्च चवर्णक होता है इधर का, और आपका इस साइड का जो सबसे आखिरी पश्च चवर्णक होता है, ठीक उसी प्रकार से नीचे के जो पश्च चवर्णक होते हैं, पश्च चवर्णक का ये जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है इसको कहा जाता है विजडम टीथ। इसको कहा जाता है विजडम टीथ। विजडम टीथ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह जो है यह सर्वाधिक जब आयु यानी कि लगभग आपका 23 से 24 साल की अवस्था में यह विजडम टीथ निकलता है। तो जब व्यक्ति एक आयु को प्राप्त कर लेता है उसके पश्चात यह निकलता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति का इसमें बुद्धि आ गई होगी। इसी वजह से इसको बुद्धि दांत कहा जाता है या विजडम टीथ कहा जाता है। याद रखिएगा, विजडम टीथ जो है आज के समय में यह एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में अगर हम अपने दांतों के काउंट करें तो मनुष्य की दांतों की इस समय वर्तमान में स्थिति यह है कि अधिकतर लोगों की स्थिति यह है कि उसमें 28 दांत पाए जाते हैं। 28 दांत इस वजह से पाए जाते हैं क्योंकि ऊपर के 2 दांत हमने बताए विजडम टीथ, नीचे के 2 दांत विजडम टीथ, तो ये 4 दांत जो है ये अब अनुपस्थित हो चुके हैं, यानी कि ये बहुत कम लोगों में निकलते हैं, और जब यही निकलते हैं तो व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। तो याद रखिएगा, ये विजडम टीथ जो है या जिसको बुद्धि दांत कहते हैं या जिसको अक्ल दांत कहते हैं, यह लगभग 23 से 24 साल की अवस्था में निकलता है और इसे एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं, जैसे कि कान का जो पिन्ना होता है उसको, मनुष्य के पाचन, अभी मैं बात करूंगा आहार नाल के जब नीचे जो है छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। तो ये अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि ये मनुष्य के शरीर में अब भी उपस्थित तो है लेकिन इनका कोई कार्य नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, ये विलुप्त होने जा रहे हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। कभी ये मनुष्य के शरीर में काम करते थे लेकिन आज के समय में ये मनुष्य के शरीर में कोई भी इनका कार्य नहीं है। जैसे आगे हम बात करेंगे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है यह सेलुलोज का पाचन कभी करता था लेकिन आज के समय में यह अवशेषी अंग है तो यह सेलुलोज का पाचन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपने दांतों के विषय में हमने जितनी भी चीजें बताई हैं उतना आप याद रखेंगे तो पर्याप्त है। इससे ज्यादा या इससे बियॉन्ड पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा।
यांत्रिक पाचन की मैं बात कर रहा था, तो यांत्रिक पाचन में हमने दांत के विषय में पढ़ा कि मनुष्य के दांत जो है गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषम दंती होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। और 21-23 आप फार्मूला याद कर सकते हैं। डेंटल फार्मूला वयस्क मनुष्यों का होता है, जबकि प्रीमोलर जो है यह बच्चों में नहीं पाया जाता है और मोलर की संख्या भी एक कम हो जाती है। किसमें? बच्चों में। और विजडम टीथ जो है, जो पश्च चवर्णक होता है, उसका आखिरी का जो दांत होता है उसको विजडम टीथ कहा जाता है। ये सारी चीजें जो है हमने पढ़े दांत के विषय में। अब अगर हम जिह्वा के बारे में बात करें, तो जिह्वा जो है एक मांसल संरचना होती है। जिह्वा, ठीक है, हमने बताया कि मुख गुहा में ही पाचन अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। मुख गुहा की ही मैं बात कर रहा हूं, बक्कल कैविटी की ही बात कर रहा हूं। बक्कल कैविटी के अंतर्गत हमने रासायनिक पाचन के रूप में एंजाइम किस तरीके से पाचन करता है इसको हमने पढ़ा। मैं बात कर रहा हूं यांत्रिक पाचन कैसे होता है, तो यांत्रिक पाचन में हमने दांत को कवर किया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जिह्वा किस तरीके से पाचन करता है। तो जिह्वा किस तरह से पाचन में सहयोग करता है, एक्चुअली में यह पाचन नहीं करेगा। तो जिह्वा एक मांसल संरचना होती है और यह भोजन के साथ जो है लार को मिलाने में, यानी कि सलाइवा को मिलाने में मदद करती है। भोजन का वह रूप जो लार से सना हुआ है, यानी कि जिसमें लार अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसे भोजन को बोलस कहा जाता है। ऐसे भोजन को बोलस कहा जाता है। ये याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलस क्या है, तो लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन को हम क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। और इस बोलस यानी कि भोजन के इस फॉर्म के लिए जिम्मेदार जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन है? जिह्वा। जिह्वा जो है वह लार को खूब अच्छी तरीके से भोजन में मिलाने का काम करता है। जिह्वा के बारे में और अगर बात किया जाए तो जिह्वा जो होता है मनुष्य के, इसके बाहरी परत पर स्वीट बड्स पाए जाते हैं, यानी कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इन स्वाद कलिकाओं से मनुष्य को स्वाद की अनुभूति होती है। इन स्वाद कलिकाओं से मनुष्य को स्वाद की अनुभूति होती है। ये मनुष्य में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिह्वा पे, ये अग्रभाग पे, पश्च भाग पे, पार्श्व पे पाई जाती हैं, लेकिन मध्य भाग पर इनका अभाव होता है। अगर मैं बात करूं इसके अग्रभाग पे, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर जिह्वा के हम अग्रभाग पे बात करें तो अग्रभाग से व्यक्ति को स्वीट, ठीक है, अग्रभाग से मनुष्य को मिठास का अनुभव होता है, मिठास का अनुभव होता है। अगर मैं पश्च भाग से बात करूं, पश्च भाग से बात करूं तो पश्च भाग से मनुष्य को कड़वाहट का अनुभव होता है, कड़वाहट का अनुभव होता है। और अगर पार्श्व किनारों से बात करूं, पार्श्व किनारों से बात करूं तो व्यक्ति को जो है खट्टा और नमकीन स्वाद का पता चलता है। तो ये आप कह सकते हैं कि मनुष्य के जिह्वा में जो स्वीट बड्स पाए जाते हैं, जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उन स्वाद कलिकाओं में अगर देखा जाए तो इसके अग्रभाग से मिठास का अनुभव होता है, इसके पश्च भाग से कड़वाहट का अनुभव होता है, तथा इसके पार्श्व से यानी कि किनारे से जो है यह नमकीन तथा खट्टेपन का अनुभव होता है। और याद रखिएगा, मनुष्य की जो संरचना जो जिह्वा की होती है, ये आगे की तरफ क्या होती है? यह फ्री होती है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होती है? एक संरचना से जुड़ी हुई रहती है और इस संरचना का नाम होता है फ्रीनुलम। इस संरचना का नाम होता है फ्रीनुलम। फ्रीनुलम क्या होता है? यह वह संरचना होती है जिससे जिह्वा जाओ के पीछे की तरफ क्या होती है? यह जुड़ी होती है। गिरगिट जो होता है, गिरगिट का संरचना अगर जिह्वा का आप देखेंगे, जिह्वा की अगली संरचना देखेंगे तो ये आगे की तरफ क्या होता है? आगे की तरफ जो है जुड़ा रहता है। यही कारण होता है कि वह जिह्वा को पीछे से क्या करता है? वह पीछे से आगे निकाल कर जो है वस्तुओं को या कीट पतंगों को पकड़ने में जो है मदद करता है। तो आपका जो गिरगिट होता है इस वजह से जिह्वा को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वह आगे की तरफ बंधा होता है, पीछे से वो क्या होता है? फ्री होता है। फिलहाल उसकी बात बाद में हम करेंगे। फ्रीनुलम वह संरचना होती है जिससे जिह्वा क्या होती है? जुड़ी होती है। तो इसके पश्चात, ठीक है, अब मैं फिर लौट के आ रहा हूं पाचन पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि मुख गुहा के अंदर कैसे पाचन होता है, और मुख गुहा में पाचन होने के पश्चात भोजन जो है यह प्रवेश कर जाता है एक नली में, एक नली में प्रवेश कर जाता है, और इस नली का नाम होता है ग्रास नली, या इसे कहा जाता है आइसोफेगस। इसे कहा जाता है आइसोफेगस।
मुख गुहा में यांत्रिक पाचन हुआ, रासायनिक पाचन हुआ। इसके पश्चात भोजन जो है ये प्रवेश कर गया कहां पे, इस नली में, और इस नली का नाम क्या है, ग्रास नली, या इसका नाम होता है आइसोफेगस। याद रखिएगा, जब भोजन प्रवेश करता है यहां पे, जब भोजन प्रवेश करता है यहां पे, तो हमारा नासा गुहा जिससे हम श्वास को लेते हैं, और हमारा जो मुख गुहा जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, वे आगे चल के एक स्थान होता है, आगे चल के हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स वह स्थान होता है जहां पे भोजन नली और श्वास नली दोनों आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इन दोनों संयुक्त अवस्था जहां पाई जाती है, यहां पे एक वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व का नाम होता है इपीग्लॉटिस वाल्व। इस वाल्व का नाम होता है इपीग्लॉटिस वाल्व, इपीग्लॉटिस वाल्व। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, ये हमारे मुख गुहा, और हमने कहा कि श्वास नली जो होती है उसके मध्य में पाया जाता है। कार्य क्या होता है इस इपीग्लॉटिस का, कार्य ये होता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये वाल्व या ये ढक्कन जो होता है ये बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अगर यह वाल्व न हो या इपीग्लॉटिस न रहे तो भोजन नासा गुहा के माध्यम से क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो ये एपिग्लॉटिस वाल्व जो है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से भोजन क्या है, ये नासा गुहा में नहीं जाता, ये आसानी से इस नली में प्रवेश कर जाता है, और जिस नली का नाम क्या होता है, ग्रास नली। पहली चीज। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ग्रास नली होती है या ये जो आइसोफेगस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम का श्रावण नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम का श्रावण नहीं होता है, किससे, ग्रास नली से या आइसोफेगस से। तो जब कोई एंजाइम नहीं तो इसका मतलब है कि यहां पे पाचन की क्रिया भी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि भोजन के पाचन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, एंजाइम। अगर एंजाइम रहेगा, जल रहेगा, तो भोजन का पाचन होगा, और अगर एंजाइम और जल नहीं है तो इसका मतलब भोजन का पाचन नहीं होगा। तो चूंकि ग्रास नली में एंजाइम नहीं है, इस वजह से भोजन का पाचन यहां पे नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्य क्या होता है फिर, कार्य ये होता है कि यह मुख गुहा को किससे जोड़ने का कार्य करता है, अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। कैसे जोड़ेगा और क्या कार्य करता है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इस ग्रास नली में जो है, इस ग्रास नली में पहली चीज कि एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। इस चिपचिपे तरल पदार्थ को म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्म। म्यूकस का क्या मतलब होता है, श्लेष्म। क्या कार्य होता है म्यूकस का, म्यूकस का कार्य यह होता है कि जो भोजन आपका इस ग्रास नली में प्रवेश कर रहा है वह आसानी से सरकता हुआ क्या हो जाए, धीरे धीरे इस अमाशय में प्रवेश कर जाए। भोजन जो है आसानी से सरकते हुए क्या हो जाए, इस अमाशय में प्रवेश कर जाए। इसमें ये म्यूकस या श्लेष्म मदद करता है। नासा गुहा से भी म्यूकस का स्रावण होता है, श्लेष्म का स्रावण होता है। जब किसी व्यक्ति को जुकाम होता है तो जब उसके मान लीजिए म्यूकस का स्रावण बंद हो जाता है, तो जब व्यक्ति सांस लेता है बाहर से तो उसको जलन महसूस होती है। नासा गुहा के आंतरिक परतों में जलन महसूस होती है। वो ऐसा इस वजह से क्योंकि म्यूकस वायु के घर्षण से बचाने का कार्य करती है। कहां पे, नासा गुहा में। यहां पे इसका कार्य महत्वपूर्ण ये होता है कि यह भोजन को सरकने में क्या होता है, मदद करती है। तीसरी बात आपको यहां पे ये पता होनी चाहिए कि ये जो ग्रास नली है और ये पूरा आहार नाल की अगर हम बात करेंगे तो पूरे आहार नाल में जो भोजन आपका भ्रमण करता है या जाता है वह एक विधि के द्वारा जाता है। इस विधि का नाम होता है क्रमाकुंचन। इस विधि का नाम होता है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि क्रमाकुंचन गति के द्वारा आहार नाल में भोजन क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि भोजन हमने ग्रहण किया उसके बाद ये भोजन तुरंत क्या हो जाए, अमाशय में आ जाए।
सीधे ये भोजन धड़ाम से क्या हो जाए, इस अमाशय में गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। भोजन जो है इस आहार नाल में धीरे धीरे जो है सरकते हुए क्या होता है, धीरे धीरे सरकते हुए क्या होता है, ये अमाशय में प्रवेश करता है। तो ये जो गति होती है, इस गति को कहा जाता है क्रमाकुंचन, या इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और क्रमाकुंचन के बारे में एक खास बात आपको यह पता होनी चाहिए कि क्रमाकुंचन गति पे या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पर ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह कार्य नहीं करता है। ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह क्रमाकुंचन गति पर कार्य नहीं करता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भोजन करके अगर उल्टे पेड़ पे लटक जाए तो क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भोजन बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वह भोजन वहीं बाहर निकलता है। उसका कार्य होता है पहला कि क्रमाकुंचन गति वहां पे अवरोध का कार्य करती है। दूसरा, हमारे शरीर पे कई जगह वाल्व पाए जाते हैं, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे एपिग्लॉटिस वाल्व होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर वाल्व होता है, यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व होता है। कई प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं जो भोजन को आगे बढ़ने तो देते हैं लेकिन वापस पीछे नहीं आने देते हैं। ये इन वाल्व की क्या होती है, विशेषता होती है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में आप दो खास बात याद रखेंगे कि यह भोजन को तीव्र गति से आहार में जाने से रोकता है, धीरे धीरे भोजन जाता है। और दूसरी बात यह कि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण होता है कि कोई भोजन करके अगर उल्टे पेड़ पे लटक जाए या उल्टा लटक जाए तो भोजन हमारे मुंह गुहा से बाहर नहीं आता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, फिर से मैं रिकेप करा दूं आपको। हमने कहा कि भोजन को आपने मुख गुहा में ग्रहण किया, मुख गुहा में ग्रहण करने के पश्चात यहाँ पे टाइलिन और लाइसोजाइम नामक दो एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होगा। लेकिन किस प्रकार के भोजन का पाचन होगा, तो स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, यहाँ पे वसा का पाचन नहीं होगा। इसके पश्चात हमने बताया कि भोजन जो है प्रवेश कर जाएगा एक नली में जिसका नाम होता है ग्रास नली यानी कि आइसोफेगस। और आइसोफेगस की विशेषता होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। और एंजाइम का सिक्रेशन अगर नहीं होता है तो इसका मतलब यह हुआ पाचन की क्रिया यहाँ पे संपादित नहीं होती है, यहाँ पे पाचन की क्रिया संपादित नहीं होती है। और याद रखना आपको यह है कि पूरे आहार नाल में जो है भोजन एक गति के द्वारा, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं, क्रमाकुंचन गति के द्वारा जो है भोजन धीरे धीरे हमारे आहार नाल में क्या होता है, आगे बढ़ेगा। अब भोजन हमारा मुख गुहा से ग्रास नली से होते हुए कहां पे प्रवेश कर गया है, अमाशय में प्रवेश कर गया है। तो अब हम यह देखेंगे कि अमाशय में किस तरीके से पाचन होता है, अमाशय में किस तरीके से पाचन होता है, किसका पाचन होता है। जैसे कि आपने देखा कि मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, तो क्या जो बचा हुआ प्रोटीन है, जो बचा हुआ फैट है, या जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पूरा मुख गुहा में नहीं पाचन हुआ है, उसका ऐसा नहीं है कि वो 100% पच गया है। याद रखिएगा, अगर भोजन का कोई जटिल अणु है और अगर इसको सरल अणु में बदलना है तो पहले ये थोड़ा सा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उसके बाद और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उसके बाद सबसे सरल अवस्था में टूटेगा। तो ये कई अवस्थाओं में टूटता है। तो अभी पहले स्टेप पे आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। आगे आप देखेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट का इस अमाशय में पाचन होगा या प्रोटीन या फैट का यहाँ पे पाचन होगा। इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम कल। आपको मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो कक्षाएं हैं वे 2-3 दिनों के अंदर जो है स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, रिवीजन करते रहिए और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो है तो उसको आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।